अच्छे होंगे और आज मैं फिर आपसे रूबरू कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं रोज़, मतलब रोज़ तो नहीं, हाँ, लेकिन आपको वीडियोस आप कंटिन्यू मिलते रहेंगे। ये मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं इसको पूरी कोशिश करूँगी कि इसको पूरा करूँ, ठीक है। और मैंने ये जो पूरा बैच चलाया है इसका मैंने नाम रखा है आरंभ बैच। आरंभ बैच का अर्थ ही आप समझ रहे होंगे कि यहाँ से हमने अपना फिर से नया सेशन स्टार्ट किया है और जो बहुत ही ज़्यादा धांसू होने वाला है। आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए पर डे की क्लास, पर वीडियो की क्लास आप ज़रूर अटेंड करें और उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना, जो मैं बताने वाली हूँ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, इसलिए आप उनको देखना मत भूलेगा और पूरा वीडियो कंटिन्यूस ज़रूर देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए आज तो बैक में आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने वाली हूँ। जी हाँ, संख्या पद्धति तो चल रही है, बट उसमें मैं आपको कुछ संख्याएं, अभी तक मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारे थ्योरेटिकल पार्ट। ओके, थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपका एक एक नंबर भी ले जा सकता है। इसलिए इस तरह के पार्ट्स में, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी बहुत छोटी चीज़ें हैं बट बच्चों को क्लियर नहीं होती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आज मैं जो ये बताने वाली हूँ उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से और आराम से बैठ के एकदम एक बंद कमरे में बैठ जाइए अपना मोबाइल लेके, ठीक है, और किसी पे भी फोकस मत करिएगा, सिर्फ इस वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू वीडियो और बहुत ही धांसू वीडियो। ध्यान से देखिए। पहला है, आपको मैं आज बताने क्या क्या वाली हूँ ये समझिए। मैं आपको आज बताने वाली हूँ प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं, रूट संख्याएं क्या होती हैं, इवन यौगिक अभाज्य संख्याएं। देखिए, आप अगर नवोदय की तैयारी कर रहे हो ना, किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये आपके बेसिक पॉइंट है। बेसिक पॉइंट, इनको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है, इनको भूलना नहीं है। आप आज ये सारी चीज़ें, सारे पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इनको बिल्कुल भूलिएगा नहीं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो हम कहाँ, ये सारे पॉइंट्स मैं आज आपको क्लियर करने वाली हूँ। तो पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स। आपने जब बचपन में पहली अपनी सीढ़ी शुरू की तो आपको देखिए, हिंदी में जैसे काखा गागा, ठीक है, यहाँ से सीढ़ी स्टार्ट होती है, मतलब आपकी पूरी हिंदी वर्णमाला। देन अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ABCD से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम मैथ की बात करें, गणित की बात करें, तो आपकी शुरुआत जो होती है वो गिनती से होती है, प्राकृतिक संख्याओं से होती है। तो उन प्राकृतिक संख्याओं को ही मैं लेके आई हूँ। अब आप सोचोगे क्या गिनती पढ़ाने आई हूँ? जी हाँ, गिनती से ही तो सारा ये मैथ है, सारी मैथ इसी पे तो डिपेंड करती है। तो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं आप जानते हो क्या होती हैं, ध्यान से समझिएगा। जो एक से, हाँ, हमारी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? हमें सिखाया गया 1 2 3 4, ठीक है। आप गिनती की शुरुआत कहाँ करते हो? 1 से शुरू करते हो ना। तो जी हाँ, ये हमारे नेचुरल नंबर ही हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से कंटिन्यू ये कहाँ तक होती हैं? ये कहाँ तक होती है? मैं ब्लैक से ही करती हूँ। ये आपकी इन्फिनिटिव, ठीक है, अनंत तक होती हैं। अनंत तक ये सारी संख्याएं होती हैं। 1 2, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो मैं आपको फिर से ये कर दूँ। 1 से लेकर अनंत तक जाने वाली सारी संख्याएं, मतलब जिस अनंत मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से आप देखिए कहाँ तक की बात की जा रही है, मतलब इनका कोई अंत नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं रट लीजिए, समझ भी लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं आपकी ना,
वो एक से स्टार्ट होती हैं और वो अनंत तक जाती हैं। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, तो जिसका अंत ही नहीं है, इन गिनतियों का कोई अंत नहीं है, ये कहाँ तक जानी कुछ नहीं पता, ठीक है। लेकिन अच्छा, अब एक इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के, नेचुरल संख्याओं के क्या क्वेश्चन बनते हैं, टॉपिक कैसे पकड़ते हैं, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछते हैं, इसको समझिए। वो आप सोचोगे गिनती से क्या क्वेश्चन करेगा, जी हाँ करेगा, आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है, ओके, 1, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है, इसलिए हमारी जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। लेकिन अगर अदर साइड में आपसे दूसरा क्वेश्चन ये कर दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो आप क्या आंसर दोगे, इसका कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये संख्याओं का अंत कहाँ है पता नहीं है। तो जब तक आपको कोई वो मेंशन नहीं कर रहा है, अगर वो बोल रहा है 1 से लेकर 10, ठीक है, इनके बीच में 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो यहाँ पे वो मैंडेट, लास्ट पॉइंट मैंडेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि 10 तक ही बतानी है। तो आप जहाँ पर आपको ये मेंशन करेगा कि इतने तक, तो वहाँ पर वही संख्या आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है, वहीं पर आपकी वो संख्या बड़ी संख्या कहलाएगी। लेकिन जब इस तरह से पूछेगा तो आप बड़ी आंसर नहीं कर सकते हो। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अगले पे। बहुत ध्यान से ये चीज़ें आपको समझनी है कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा ये प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, इनमें डिफरेंस जरूर समझिएगा। अब आपने सोचा ये पूर्ण संख्याएं क्या होती, पूर्ण संख्याएं मीन्स होल नंबर्स, होल नंबर्स, ठीक है, अपने आप में भी पूर्ण, ठीक है, ये अगर देखें तो ये सारी संख्याएं पूर्ण है, मतलब जो अपने हम अगर पूर्ण संख्या आप समझ सकते हो ना, जैसे अगर मैंने कहा 2.5 या मैंने कहा 3 या मैंने कहा 1/4, ठीक है, तो अब इसको देखो तो इनमें पूर्ण संख्या कौन सी है, तो ये है 3 जो है वो पूर्ण संख्या है, बट ये और ये पूर्ण संख्या नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी कोई बटे में संख्या है, ठीक है, तो वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, लेकिन अगर उसका आंसर जो है ना वो पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाए, उसका आंसर दशमलव में ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो दशमलव में आंसर जा रहा है, दशमलव का मतलब ये है ये तो पूर्ण है, लेकिन इसके बाद वाला जो पार्ट है ना वो अपने आप में कंप्लीट पार्ट है नहीं, उसको ज़रूरत है। अगर 2.5 में हम कुछ चीज़ें और जोड़ दें कुछ, अब यहाँ पे देखिए 50 ही तो मानते हैं इसको, 2.5 रुपये में अगर हम 50 पैसे और जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट होगा, पर अभी इसको 50 नंबर या 50 रुपये 50 पैसे कम है इसके पास, इसको ज़रूरत है, तो फिर ये अपने आप में कंप्लीट कहाँ हुआ, ये पूर्ण कहाँ हुआ, है ना। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी। तो जो अपने आप में पूर्ण संख्याएं वो सारी संख्याएं होती हैं पे आती हूँ। पूर्ण संख्याएं हमारी देखिए, अगर ध्यान से सुनिएगा, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 ऐड कर दें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन उसके बाद अनंत तक ये जा रही है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हो सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि दोनों अनंत तक जाती हैं, बस अंतर क्या है, डिफरेंस इसमें क्या है कि पूर्ण संख्याओं में 0 लग जाता है। भैया आप बताओ, जब हम 1 से लेकर 9 तक गिनती पढ़ रहे हैं और अगर हम 0 नहीं लाएंगे तो 10 100 1000 ये कहाँ से बनेगा, इसलिए 0 की ज़रूरत थी, इसलिए 0 जब बना तो उसको रखा गया। तो उन संख्याओं को हमने क्या कहा, पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर्स, ठीक है।
तो अगर ये आप थोड़ा बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें क्वेश्चन बनेगा, इसमें भी सेम वही बन सकता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, यहाँ पर 0 होगी सबसे छोटी संख्या, पूर्ण संख्या। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं होगी, लेकिन अगर आपसे बड़ी का, सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन आएगी, यहाँ पे बड़ी का पूछेगा तो आप बड़ी नहीं बता सकते हो। अगर आपको मेंशन किया होगा कि 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 8 तक, 0 से लेकर 10 तक, या फिर 2 से लेकर 4 तक, यहाँ पे भी देखिए थोड़ी कंडीशन चेंज हो सकती है। अगर मान लो वो बोल दिए 2 से लेकर 6 तक, है ना, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप यहाँ पे 0 नहीं होगी, यहाँ पे 2 होगी, वो बड़ी संख्या 6 होगी। तो जहाँ तक या जहाँ से बोलेगा तो वही हमारी छोटी और बड़ी संख्या बन जाएगी। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और इन दोनों का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्या में 0 ऐड किया जाता है और प्राकृतिक संख्याओं में 0 नहीं, ये 1 से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये देखिए 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, सम संख्या क्या होती है। अब देखिए सम संख्या अगर आप लिखना चाहें तो मैं बोल दूंगी इस चीज़ को कि जो संख्याएं, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्याएं 2 से पूरी विभाजित हो जाएं, 2 से पूरी कटने वाली वो सारी संख्याएं, वो सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। इसकी यही डेफिनेशन है, यही पर, या आप इसको समझ सकते हो, मतलब 2 से कटने वाली, आप ये देखिए ये ना तो 0 से स्टार्ट होती हैं, ना तो ये 1 से स्टार्ट होती हैं, ये 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 2 से कटने की बात की जा रही है, ठीक है, 2 से कटने की बात की जा रही है। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16, यहाँ से फिर मैं अनंत तक, मतलब ये भी अनंत तक जाती हैं। अब आप सोच रहे होगे देखिए सब में सिमिलरिटी आ रही है, ये भी अनंत तक जा सकती हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, 2 से पूरी कट जाती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सम संख्याएं या फिर इवन नंबर। अभी मैं कोई भी संख्या लिख दूं, अब आपको ये भी समझना है, मैंने अगर एक संख्या लिखी 248, तो क्या ये 2 से विभाजित होगी और क्या ये सम संख्या होगी, तो देख लेते हैं। इसके इकाई का अंक देखिए, 2 से, यहाँ पे 2 से कटने का नियम भी आपको पता होना चाहिए। 2 से कटने का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है ना, वो क्या है, वो है यदि संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए, इकाई का अंक विभाजित नहीं, इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो सभी संख्याएं 2 से अवश्य कटेंगी। 2 से कटने का यही नियम है कि उसके अंत का जो नंबर होगा वो 2, 4, 6, 8 या 0 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8, ठीक है, 8 है तो 2 से कट रही है, तो जब ये 2 से कट रही है तो ये क्या है, हम इसको काट के भी देख सकते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 124, तो यहाँ कट भी गई, देन ये क्या है, ये एक सम नंबर भी है। देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इवन नंबर है, देखिए ये प्राकृतिक नंबर है, ये हमारा नेचुरल नंबर है, देन ये सम संख्या है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, आपसे बोल देगा कि क्या ये एक प्राकृतिक संख्या है और क्या ये एक सम संख्या भी है, तो आपको यही ध्यान देना होगा। प्राकृतिक संख्या तो पता है कि 1 से लेकर अनंत तक जा रही है, लेकिन अगर उसके अंत का स्थान में 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या 2 से कट रही होगी, 2 से कट रही होगी तो वो सम भी होगी। तो आप समझ सकते हो कि सम संख्या मैंने आपको क्लियर कर दी है। आपको ये सारी सम संख्याएं याद भी करनी है, याद रखनी है कि क्या क्या होती हैं, ठीक है। सम संख्याएं बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अभी हम चलते हैं ये विषम संख्याओं पे। विषम संख्याएं क्या होती हैं, अब इसका जस्ट अपोजिट, सम संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं,
ठीक है। लेकिन जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं वे सारी संख्याएं जो हैं वो होती हैं विषम संख्याएं, ठीक है, ऑड नंबर्स। वे सारी संख्याएं ऑड नंबर्स, ठीक है, होती हैं। तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, ठीक। अब ये 2 से नहीं कट रहा है तो 1 से स्टार्ट, 2 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह से ये भी जाती हैं अनंत तक, ठीक है। मतलब आप समझ रहे। और इन सारी संख्याओं को, जैसे प्राकृतिक संख्याओं को हम n से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इन सारी संख्याओं को हम n से डिनोट कर सकते हैं। संख्याएं हैं तो n से डिनोट करते हैं। इनकी मैं सूत्र भी आपको बताऊंगी, समझाऊंगी आगे की वीडियो में। अभी ये ऐसा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ये लंबा टॉपिक है, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। अब विषम संख्याएं आपको समझ में आ गई। विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं तो वे सारी, अब यहीं से आप समझ सकते हो कि जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो रही हैं तो वो क्या है। हाँ, हर सम संख्या और हर विषम संख्या, आपकी प्राकृतिक संख्या जरूर होगी पर वो सम है या विषम है, ये उसके हम लास्ट वाली पोजीशन को ही देखें। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 131 मैंने दी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है, इकाई का अंक, वंस प्लेस क्या है हमारा, 1 है। तो 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे 2 4 6 8 0 नहीं है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी विषम संख्या है। विषम संख्या है एंड ये प्राकृतिक नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हर सम संख्या, हर विषम संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या भी होती है, ठीक। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको भी हमेशा आपको याद रखना है कि अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्याएं मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देती हूँ, ऐसी संख्याएं, थोड़ा समझते जाइएगा, ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड या तो गुणनखंड 1 हो या फिर स्वयं, ठीक है, स्वयं से कटें, वे सारी संख्याएं। ये डेफिनेशन थोड़ा सा आप, मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रही, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड या तो मतलब ये जो संख्याएं होती है ना, इनका क्या होता है, या तो ये 1 से कटती है। अब 1 से तो आप कॉमन सी बात है, सारी संख्याएं, हर प्राकृतिक संख्या, हर पूर्ण संख्या, हर सम संख्या, हर विषम संख्या, सब कुछ 1 से कटेगा, ठीक है, 1 से कटेगा। अब आप सोचो, तो अभी 1 से तो सारी संख्याएं, तो इनका जो गुणनखंड होता है तो ये 1 से जरूर कटती है, 1 से जरूर कटती है। और दूसरी 2 इनके गुणनखंड होते हैं, दूसरा ये खुद से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं, और ये अदर किसी भी नंबर से नहीं कटती, नहीं विभाजित होती हैं। अब आप यहाँ पे लिंक कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और मैं यहाँ पे वो नंबर्स थोड़े लिखती हूँ, वैसे तो ये ज़्यादा है, ये भी अनंत तक जा सकती हैं, ठीक है, इनका भी कोई अंत नहीं है, पर मैं स्टार्टिंग के कुछ बताती हूँ आपको, ठीक। और आप इनको आपके पास जहाँ से भी अरेंज हो, आप इनको लिख लीजिएगा, आप समझिएगा, सोचिएगा, 100 तक की लिखिएगा, 2 3 5 7 then 11 then 13 then 17 then 19 then 23 and 29, ओके। मैंने इतनी, बाकी ये अनंत तक जाती हैं, ये भी अनंत तक आपको जाती मिलेंगी। लेकिन 100 तक आपको 100 तक तो 100 या 200 तक की सारी अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। मोस्टली तो आपको 100 तक पता होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा अगर आप ज़्यादा कर पाओ लर्न तो आपको 200 तक की सारी संख्याएं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ कि ये अभाज्य संख्याएं, इनको क्यों कहा जाता है, यहाँ से समझिएगा। अब देखिए 2 है, 2 या तो 1 से कटता है, ठीक है, या वह स्वयं से कटता है। क्या 2 किसी और के टेबल में आता है, नहीं,
3 आप देख सकते हो खुद से स्वयं से करता है या फिर 1 से करता है। 5 भी से। ये सारी संख्याएं जो आपको दिख रही हैं, क्या 7 किसी के टेबल में आता है, क्या 11 किसी के टेबल में आता है, क्या 13, 17, 19 कोई भी आपको ये किसी के टेबल में मिले हैं आज तक? नहीं। तो ये सारी संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, इनको हम ऋण संख्याएं भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनको हम ऋण संख्या, अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि ऋण संख्याएं क्या होती है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हर अभाज्य संख्या को ही हम ऋण संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या अगर आप समझ पा रहे हो, अभाज्य संख्या वे सारी संख्याएं होती हैं जो 1 से कटती हैं या फिर स्वयं से कटती हैं। 1 या स्वयं से कटने वाली हर वो संख्या जो 1 और खुद से कटती है, वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं होती हैं। इनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। आपको ये सारे कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इन सब चीज़ों में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये संख्या पद्धति का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा पार्ट है ये। अगर आपको जैसे कुछ इसमें क्या बनेगा, आपको बोल देगा 10 से लेकर 20 तक की सारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर बोल देगा 20 से लेकर 30 की तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। औसत भी कभी कभी पूछ देता है। तो आपको जब इस तरह ये याद ही नहीं होंगी तो आप बताइए आप इन क्वेश्चन का आंसर कैसे कर पाओगे। इसलिए आपको मैं आज का ये आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, आपका ये होमवर्क है, आपको सारी प्राकृतिक, सारी तो नहीं लिख पाओगे, मतलब ये आपको खुद से तैयार एक शीट तैयार, एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप तैयार कर लीजिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, उसको लिखिए बाकायदा। देन उसके बाद में आपको पूर्ण संख्याएं, हाँ, मैंने यहाँ पे ठीक है सिर्फ ओरली बता रही हूँ, सारी कुछ मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप मेरे वीडियो को बार बार पॉज करके देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप इस तरह की शीट में पूरा ये लिख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक से तैयार कर लीजिए कि जो 0 ऐड कर दें तो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। देन उसके बाद में विषम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती, ये आप सारी डेफिनेशन भी लिख लीजिए। और ये सारी संख्याएं दो से स्टार्ट होती है 100 तक की सारी आपको लिखनी है। लिख लीजिए और उसको डेली आप क्या करिए, रीड जरूर करिए, रीड करिए। सॉरी। अब हम आते हैं यौगिक संख्याओं पे। अभाज्य संख्या आपको क्लियर होगी। आप सोच रहे होगे आप कि यौगिक संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं क्या होती है। जैसा कि नाम से ही देखिए, अभाज्य मतलब जो कटे ना, भाज्य मतलब जो कट जाए, इनको हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। भाज्य संख्याएं वे सारी संख्या, इन संख्याओं को अगर हटा दें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इन सारी अभाज्य संख्याओं को हम हटा दें तो जो संख्याएं बचती हैं प्राकृतिक संख्याओं में, बस एक इसमें नहीं है। ठीक है, एक नहीं इसमें आता है, क्योंकि एक ऐसा नंबर है ना कि वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, ना सम है ना विषम है, वो अलग ही है। ठीक है, उसको हम किसी में नहीं काउंट करते हैं, वो खुद से ही कटता है लेकिन अदर किसी से भी नहीं कट रहा है। ठीक है, एक से कट रहा है स्वयं से, और मतलब कुछ भी हो ही नहीं, तो एक का नहीं देखते हैं, तो एक आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, एक को छोड़ दीजिए, लेकिन उसके एक को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या को हटा दीजिए, तो जितनी गिनती बचती है वो सारी संख्याएं, यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूँ। वे सभी संख्याएं, आपको लिखना हो तो यहाँ पे वे सारी प्राकृतिक संख्याएं, सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यौगिक संख्याएं होती हैं, यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। कहते हैं जो ऋण संख्याओं को, जिसमें ऋण संख्याएं या फिर अभाज्य संख्याएं नहीं होती। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। वे सारी संख्याएं
प्राकृतिक संख्याएं यौगिक संख्याएं होती हैं जो रूढ़ संख्याओं को हटाने के बाद, रूढ़ सारी अभाज्य संख्याओं को अगर हम हटा देते हैं तो वे सारी संख्याएं मतलब प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं, यौगिक या भाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि आप इस तरह से डेफिनेशन लिख सकते हो या फिर नहीं भी लिखना चाहो तो आप समझ लो। समझना देखिए बहुत ज़रूरी होता है, बाकी मैं जानती हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पे ये हमेशा देखिए, अब 2 तो यहीं रखा है, 3 यहीं रखा है, तो इन दोनों के बीच में भी 4 बाकी है। देखिए आप खुद ये क्रिएट कर सकते हो। देन 5 है, फिर 6 बाकी है, उसके बाद 7 है, 8 बाकी है, ठीक, और फिर उसके बाद में 9 बाकी है, 10 बाकी है, ठीक, 12 बाकी है, 14। अब इनमें आपको कई सम संख्याएं भी मिल रही होंगी, इनमें आपको काफ़ी सम संख्याएं भी मिलेंगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन कुछ विषम भी बड़े, ऐसा भाज्य संख्या में ये ज़रूरी नहीं है कि सारी सम हो, विषम भी आएंगे, बट वो और कंडीशन समझिए, इनके 2 से अधिक गुणनखंड, थोड़ा ये ज़रूर स्पेशली ध्यान दीजिएगा, इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, मतलब 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 हो सकते हैं 3 हो या 4 हो या 5 हो, लेकिन 3 जरूर होना चाहिए, 3 से कम नहीं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी आपकी अनंत तक जाती हैं, सारी कुछ आपकी अनंत तक जाता है, क्योंकि इनका कोई अंत, लेकिन आपको 100 तक की सारी यौगिक अभाज्य ये सारे जो 100 तक की आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, देन उनको रीड करना है, डेली रीड करना है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे इनके गुणनखंड 3 होते हैं। देखिए ये 1 से कटती हैं, 1 से तो कटी नहीं है, 1 से तो हर संख्या कटती है। देन 4 जो है 2 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में, एंड 4 खुद से भी कट रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे इसके 3 गुणनखंड हो गए ना, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है, मतलब 2 से अधिक होना चाहिए, 3 हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट 3 ज़रूर होना चाहिए। आगे आप 6 देख लीजिए, आप 6 को भी 6 1 से कटेगा, देन ये 2 से कटेगा, देन ये 3 से भी कटेगा, और ये खुद से भी, इसके देखिए 4 गुणनखंड निकल आए। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि 2 से अधिक होने चाहिए लेकिन 3 ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं, वे सारी संख्या। आप समझ रहे हो गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड मतलब जिससे कट जाएं, तो ये मोस्टली 3 अंकों से ज़रूर कटती हैं, 3 संख्याओं से ज़रूर कटती हैं, बाकी जितनी से कट जाए, ठीक है, ये ज़रूर होता है। अब आप आगे चलिए, अब आपको मैं बताती हूँ सहभाज्य संख्या क्या होती है। यौगिक संख्याएं आपको समझ में आ गई, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। देखिए सहभाज्य, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभाज्य रखा है, इसका मतलब ये नहीं है, और थोड़ा अभी मैं थोड़ा आऊँगी, इन पे वापस आऊँगी। जैसे अभाज्य संख्या में प्रश्न मैंने बताया, यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या और अभाज्य कौन सी है, तो यहाँ पे 2 को छोड़ के पूरी उसमें आपको कोई सम संख्या नहीं मिलेगी, 2 ही इसमें सम संख्या है और बाकी सब आपको विषम संख्याएं मिलेंगी, देन सारी अभाज्य संख्याएं होंगी। बट 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य संख्या भी है, ठीक है, आप समझ सकते हो। आगे आप चलिए, यहाँ पे देखिए सबसे छोटी 4 है, फिर अनंत तक बोला गया। अगर आपको मेंशन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया तो आप इसको करोगे, लेकिन अगर बड़ी पूछा जा रहा है, मेंशन नहीं किया जा रहा है कहाँ से कहाँ तक, तो कोई बड़ी नहीं है, ठीक है, बड़ी आप बताना असंभव है। अभी आगे चलते हैं, सहअभाज्य संख्या क्या होती है। सहअभाज्य संख्या समझना, यहाँ पे अभाज्य शब्द आने का मतलब जरूरी नहीं कि हर संख्या आपकी अभाज्य हो, ठीक है, यहाँ ये मतलब है 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 3, ठीक है, जैसे 3 4, देखिए एक ग्रुप बनाते जा रहे हैं, 3 4, और जैसे 4 और 5, ठीक है, मतलब, और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि ये मतलब पूरी आपको मिले, और आप 15 और 18 को भी ले सकते हो। मैं आपको भी करके दिखाती हूँ, देखिए करके दिखाती हूँ। देखिए 2 और 3, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सहभाज्य का मतलब है जिसका HCF आप निकाल सकते हो, जिसका HCF जो है, जिसका HCF जो है 1 हो, जिसका
मासापा एक आए, वो संख्याएं, वो दो संख्याएं जिनका मासापा एक होता है, वो दो संख्याएं आपकी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 का अगर हम 3 में भाग देंगे तो आप देख सकते हो एक बार जाएगा, बचेगा 1, फिर आप भाग दोगे तो 2 में, तो 2 बार जाएगा, ठीक है। अब इसका मासा क्या आया, 1 आया। ऐसे इसमें भी करोगे तो वही आएगा। लेकिन अभी मैं बोल रही थी 15 और 18 क्या है कि नहीं, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। 15 18 है, तो 15 का हम 18 में भाग दे के देख लेते हैं। 1 बार जाएगा, अब बचेगा 3, फिर 3 का 5 नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। 15 और 17 शायद, 15 और 17 देखते हैं। यहाँ पे 1 बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर आप 15 में दोगे तो 5 बार जाएगा, फिर 5 बचेगा, फिर आपका नो 5 बार नहीं, 6 बार देना पड़ेगा। 6 बार दोगे बार, फिर 3 बचेगा, फिर 6 नहीं 7 बार, यहाँ गड़बड़ हो रही, 7 बार देना पड़ेगा, 1 बचेगा। देन उसके बाद आप दो, हाँ 15 और 17 जो है सहभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, 15 और 17 इस तरह से आप खुद निकाल सकते हो। अब मैंने आपको ये संख्या क्यों रखी, इसलिए रखी क्योंकि देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी सीरीज में हो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बगल बगल में हो वो संख्याएं आपकी सब सहभाज्य, तो देखिए अलग भी हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी संख्याएं आपको निकालना है, आपका उनका मासा निकालना है, ठीक है, हर संख्या का मासा निकालना है। और अगर मासा 1 आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी सहअभाज्य संख्याएं। मासा तो निकालना आपको आता है, होगा, नहीं आता तो मैंने अभी जैसे बताया ना वैसे आपको गुण, ये मैंने आपको भाग विधि से बताया था, इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं यहाँ ये भी मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे जिनका HCF, बस छोटा सा आप ये बस पॉइंट ले, जिनका HCF या मासा, ठीक है, मासा 1 होता है, जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो वे संख्याएं क्या होती हैं, ये नहीं लिख रही हूँ, वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप लिखना चाहो तो 2 और 3, देन थोड़ी दूर पे करते हैं 3 और 4, ठीक, और उसके बाद में 15 और 17 अभी मैंने आपको दिखाया। तो ये सारी संख्याएं जो है आपकी, मैं ऐसे ब्रैकेट में डालूँ ज़्यादा सही है, ये सारी आपकी संख्याएं हैं जो सहभाज्य संख्याएं हैं। इनमें भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि 2 सहभाज्य संख्याएं बताइए कौन सी, या ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से कौन सी सहभाज्य संख्या है। जब आपको ऑप्शन में दे देगा तो 4 ऑप्शन को आप देखिएगा, मासा निकालिएगा, और अगर 1 आ रहा है तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी, आपकी सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। अब आप चलते हैं पूर्णांक संख्याओं पे। पूर्णांक संख्या या इंटीजर, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एक चीज़ मैं थोड़ा यहाँ पे बना के दिखा रही हूँ, आपको ये चीज़ देखना है। वे सारी, देखिए सुनिएगा थोड़ा, इसको आप नोट कर लीजिए। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, वे सारी संख्याएं जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं और जो ऋणात्मक संख्या होती हैं, ठीक है, सुनिएगा, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का समूह, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या का समूह, ठीक। अब आप सोचोगे ऋणात्मक संख्याएं किसको कहते हैं, ऋणात्मक संख्याएं तो आप समझ सकते हो कि किसको कहते हैं, इन सबका, इसका और इसका समूह जो होता है उसको हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। इसको और इसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं। अब आपको मैं बताती हूँ ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है। ऋणात्मक, जैसे अगर हम किसी के आगे, जैसे मैंने 2 लिखा है तो 2 तो अपने आप में क्या है, देखिए किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा, कोई साइन नहीं लगा, तो वो क्या है, ये अपने आप में पॉजिटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव संख्या है, ठीक है, ये धनात्मक संख्या है। लेकिन अगर हमने इसके आगे मेंशन कर दिया ऋण का 2, तो ये क्या है, ऋणात्मक संख्या। इसके आगे मैंने मेंशन किया है माइनस, ठीक है, माइनस का 2, तो ये क्या है, ऋणात्मक संख्या, ठीक। तो अब आपको मैं बताती हूँ कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से यहाँ आओ, -1 -2 -3 -4 -5। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो
ये पूर्ण संख्या है, ठीक है। ये जो संख्या है आप देखिए जीरो के बाद में क्या हो रहा है, सारी चीज़ें एक से एक अंक बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अपोजिट होता है, यहाँ पे बाईं ओर बढ़ता है और यहाँ पे दाईं ओर बढ़ता है, ठीक है। धनात्मक में दाईं ओर बढ़ता है और यहाँ पे बाईं ओर बढ़ता है। अच्छा, अब चीज़ आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें, अगर हम कहें इसमें कि एक आरोही क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में लिखने को कहें, किसको किसको, अगर हम बोले -1, ठीक है, एंड 3 एंड 5, तो अब इसमें सबसे कैसे नहीं, इधर रुको, इधर ये रहने दीजिए और ये वाला 5 रहने दीजिए। इस 5 को लेते हैं, ठीक। अब इन तीन संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही का मतलब आप जानते हो, आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, पहले सबसे पहले आपको छोटा उठाना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे -5, फिर उसके, जी हाँ, -5। अब -5 देखिए, यहाँ पे अगर 5 है तो वो 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे -1 से -5 छोटा है। ये ध्यान देना है आपको। इधर क्या हो रहा है, घटती है संख्याएं और इधर बढ़ती है संख्याएं। मैं इसीलिए आपको बताना चाह रही थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे 3 रखेंगे, तो आप समझ सकते हो ये हो गया आरोही क्रम, ठीक। तो ये मैं सिर्फ आपको एक बताने के तौर में मैं क्लियर करना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। मैं ये आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि अगर आपको कि मतलब जीरो के बाद वाली वैल्यूज जो हो रही है घट रही हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रही हैं। मतलब अगर कहा जाए -2 जो है -1 से छोटा है और -2 से -3 छोटा है, -3 से -4 छोटा है, यहाँ सब क्या होंगे आगे जितने बड़े, मतलब सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो -1 है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए, अभी जो रखा है वहाँ पे 6 है, ठीक है। तो आपको यही ध्यान रखना, यहाँ पे सबसे बड़ी देखिए उल्टा है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे आगे की संख्या है, यहाँ के पीछे की संख्या है। तो ठीक है, अगर आपको ये सब क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं। पूर्णांक संख्याएं समझे, आप परिमेय संख्या पे आते हैं। परिमेय संख्या थोड़ा ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं जो P/Q के फॉर्म में होती है, P/Q के फॉर्म में। अब P/Q मतलब क्या है, मतलब जो बटे के फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है। अब आप अब मैं तो कुछ नंबर्स लिख रही हूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या वो, लेकिन आपको यहाँ पे एक कंडीशन याद रखनी है। यहाँ पे क्या होता है, Q जो होता है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बस थोड़ा ये याद रखनेगा कि अब 0 मैं लिखूँगी, अभी मैं बता रही हूँ। अब देखिए ये कुछ संख्याएं मैं लिखती हूँ, मैं बताती हूँ कि 0, 3, देन 25/36 √, देन कुछ और संख्याएं लिख दूँ, ये हो गया √16, ठीक है। तो मैंने कुछ संख्याएं लिखी, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तो बट्टे के फॉर्म में आपको दिख रही है, तो ये परिमेय, जो भी बट्टे के फॉर्म में है वो परिमेय संख्या है। यहाँ पे तो 0 है तो ये एक पूर्ण संख्या है, आप इसके नीचे 1 रख सकते हो। अगर कोई होल नंबर डाला जा रहा है तो आप हर में 1 रख सकते हो, ठीक है, हर में 1 रख सकते हो। इसलिए जब बटे में 1 आ जा रहा है तो वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये भी परिमेय संख्या, बट आपको बस ये याद रखना है Q आपका 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अंश में तो 0 हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हर 0 नहीं होना चाहिए, इसमें बस थोड़ा ध्यान ये देना। अब 3 है, बटे के नीचे 1 रख सकते हो, ठीक है, ये भी आपकी परिमेय हो गई। यहाँ पे देखो 5 हो गया इसका और इसका 6 हो गया, ये खुल गया, ये जो √, है ये खुल गया, तो ये भी क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। अब इसको अगर हम खोलेंगे तो ये 4 का वर्ग है, ठीक है, 16 जो है 4 का वर्ग है, तो ये भी एक परिमेय संख्या बन गई ना। तो हर वो संख्या जो अपने आप में होल नंबर भी, ठीक है, जो अपने आप में पूर्ण है वो भी परिमेय है, जो बटे में दी गई है वो भी परिमेय है। बस आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी ऐसी संख्या नहीं हो चाहिए जो दशमलव में है। दशमलव में आपको परिमेय संख्या नहीं मिल, दशमलव में भी मिल सकती है, दशमलव भी है, जैसे 2.5 है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन दशमलव के बाद अंत नहीं है,
दशमलव के बाद में कोई अंत नहीं होता है कई संख्याओं में, इसलिए उनको नहीं। तो ये p/q के फॉर्म में जो आपको संख्याएं मिलती हैं वो सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम आज चलते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देती हूँ ताकि आगे नीचे का क्लियर है। ये आपका q जो है ना वो मैंने बताया अभी 0 नहीं होना चाहिए, ये जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं स्टार कर दे रही हूँ। और यहाँ पे √16, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब परिमेय या इरेशनल नंबर, देखिए इसको रेशनल नंबर कहते हैं, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अगर मैं बोलूँ √, ध्यान दीजिएगा, √2, √3, √5, ये सारी एंड एक चीज़ और पाई, ये भी। अब आप सोच रहे हो ये √ यहाँ पे भी था तो यहाँ पे तो परिमेय बन गया, तो यहाँ पे रख दिया तो ये परिमेय क्यों नहीं, क्योंकि अगर इसको हम √ खोलना चाहेंगे तो ये खुलेगा नहीं, ये दशमलव में आता चला जाएगा, ये अंत, इसका अंत नहीं होगा, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं बनेगी। परिमेय संख्या मैंने बताया जो बटे में आ जाए वो सारी संख्याएं परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे तो बटा आ ही नहीं रहा, इसको भी आप खोलोगे नहीं है बटाएगा, या तो पूर्ण संख्या में कन्वर्ट हो जाए या तो बटे में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हो ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो कन्वर्ट ही नहीं हो रही हैं, ना तो बटे में ना तो पूर्ण संख्या में। तो ये सारी तीनों संख्याएं जो है अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या नहीं है। अब आप सोचो कि पाई का तो मान 22/7 होता है, जी हाँ 22/7 दिया होगा। अगर आप 22/7 दिया होगा तो वो तो आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये तो हम यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो दे दिया है पाई, तो पाई है ना, पाई का मान थोड़ी ना दे, तो पाई आपका अपरिमेय संख्या में काउंट होता है, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने एक पॉइंट और क्लियर मतलब यहाँ में मेंशन किया है, व्युत्क्रम। अब व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम को भी समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने लिखा 2/3, इसका व्युत्क्रम बताइए क्या होता है। तो इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे तो जस्ट उल्टा हो जाता है, इसका जस्ट अपोजिट, संख्या पलट जाती है। व्युत्क्रम का मतलब होता है संख्या को पलट देना। अगर मैं बोलूँ 3 का व्युत्क्रम करो तो 3/1 रखेंगे ना, तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, अगर संख्या को हम पलट देते हैं तो वो उसका व्युत्क्रम बन जाता है, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत छोटे छोटे यहाँ पे पॉइंट बताए हैं, लेकिन बहुत बेसिक और बहुत ही धमाकेदार पॉइंट थे, इनको समझना बहुत ज़रूरी था। इसमें से क्वेश्चंस बनते, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इनसे ही क्वेश्चंस लाने वाली हूँ, इसलिए मेरे वीडियो को अंत तक मैंने जो अभी यहाँ समझाया, अभी इसको और डीपली मैं क्वेश्चंस में और समझाऊंगी, इसलिए वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। सारे वीडियोस बहुत ध्यान से देखिए, तभी आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। तो आई थिंक आपको सारे सेक्शन क्लियर हो गए होंगे। और प्लीज़ मैं यही बोलूँगी, अपनी कॉपी मेंटेन कर लीजिए, अपनी कॉपी में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करिए, सब सर्च करिए, निकालिए, लिखिए, आज से जुट जाइए। ये आरंभ बैच है, आरंभ हो चुका है, अब अंत तो अभी नहीं होगा, अंत तो उसी दिन होगा जिस दिन एग्ज़ाम होगा। तो आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा भी आया होगा। अब चलते हैं, जाना तो पड़ेगा ना, चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और कुछ भी कमेंट में आपके पास क्वेरीज हो तो वो भी पूछ लीजिएगा। तब चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।